जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ 2011 जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है? क्या यह केवल एक क्षेत्र है? क्या यह लोगों के सम्मिश्रण सम्मिश्रण को प्रकट करता है? क्या यह शासन की निजी संस्थाओं के नियंत्रण में रह रहे लोगों से बसा हुआ एक क्षेत्र है? इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु पहली जनगणना संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। जनसंख्या वितरण चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए और इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानीय वितरण के प्रतिरूप के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में प्रतिशत अंश परिशिष्ट को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। जनसंख्या भारत के वितरण जनसंख्या 2011 का दृश्य, जो ये दृश्य में प्रकट है, 1 बराबर 2 लाख व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है। ये प्रदर्शित चित्र में दिखाया गया है। भारत जनसंख्या वितरण 2011 के अनुसार परिशिष्ट को क्रियाकलाप परिशिष्ट को में दिए गए आंकड़ों को देखते हुए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके आकार और जनसंख्या की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए और पता कीजिए कि विशाल आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। तालिका परिशिष्ट को से जांच कीजिए कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.84% और उत्तराखंड 0.83% जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानीय वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। फिर भी सिंचाई के विकास, राजस्थान, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता, झारखंड और परिवहन जाल के विकास प्राय द्वीपीय राज्यों के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, वे अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्तियों के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण है। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदियों, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। यद्यपि
इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसी प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। फिर भी मानव बस्तियों के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का साधारण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी 2011 है, जो 1951 में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति पर वर्ग किमी से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होने से विगत 50 वर्षों में 200 प्रति वर्ग किमी से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। परिशिष्ट क में दर्शाया गए आंकड़ों देश की जनसंख्या घनत्व की स्थानीय भिन्नता का आभास कराते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तक है। उत्तरीय भारत के राज्य बिहार 1102, पश्चिम बंगाल 1029 तथा उत्तर प्रदेश 829 में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल 859 और तमिलनाडु में 555 में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वीय राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व, जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, कि एक अशोधित माप है कुल कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिकी और कृषि घनत्व को चित्र में जनसंख्या घनत्व 2011 भारत की ये दृश्य प्रदर्शित है। काले वाले जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी 1201 से अधिक प्रति व्यक्ति वर्ग किमी में प्रदर्शित है, उससे हल्के रंग वाले 801 से 1200, 401 से 800, 101 से 400 और लाइन वाले जो 100 से कम दिखाए गए हैं, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले असम के ऊपर वाले राज्यों में हैं। ये भारत जनसंख्या का घनत्व का ये दृश्य प्रदर्शित किया गया है, याद करना चाहिए। जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। देखिए बाक्स काय की घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे निविल कृषि क्षेत्र। कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। क्रियाकलाप परिशिष्ट 1 ख में दिए गए आंकड़ों की सहायता से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कायिकी और कृषि घनत्व का परिकलन कीजिए। इनकी तुलना जनसंख्या घनत्व से कीजिए और देखिए कि ये कैसे भिन्न है। जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दो सामान्य बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, जिनके नाम है प्राकृतिक नेचुरल और अभिप्रेरित इंड्यूस। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतःवर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की केवल प्राकृतिक वृद्धि की विवेचना करेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। भारत
की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या के दोगुने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दोगुने होने में लगने वाला समय है। विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है और इसीलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रवस्थाओं को पहचाना गया है। भारत में दशकीय वृद्धि दर 1901 से 2011 तक जनगणना वर्ष कुल जनसंख्या वृद्धि दर निरपेक्ष संख्या वृद्धि परसेंट में 1901 में 1911 में 25,20,93,390 प्लस 13,69,70,63 प्लस 5 में यानी प्लस 5.5% बढ़ गया। 1921 में 25,13,21,213 हो गया, जो -7,72,117 यानी -0.31 हो गया। 1931 में 27,89,77,238 यानी प्लस 27,65,हजार 2,76,56,025 यानी प्लस 11.60% बढ़ा। 1941 में 31,86,60,580 जो प्लस 3,96,83,342 यानी प्लस 14.2% वृद्धि हुई। 1951 में 36,10,88,090 यानी प्लस 4,24,20,485 वृद्धि हुई, जो प्लस 13.31% वृद्धि हुई। 1961 में 43,92,34,771 यानी 7,76,82,873 वृद्धि यानी 21.52% वृद्धि हुई। 1971 में 54,81,59,652 यानी 10,89,24,888 24.80। 1981 में 68,33,29,97 13,51,69,445 24.66%। 1951 में 84,63,26,2,628 यानी 16,29,73,551 23.85। 2001 में 10,28,00,000 10,28 2,86,10,10,328 यानी 18,23,73,740 यानी 21.52% वृद्धि हुई। 2011 में 121,19,34,1,93,422 यानी 18,15,83,094 यानी प्लस 17.64% वृद्धि हुई। 10 की वृद्धि दर G बराबर P2 माइनस P1 अपान P1 इंटू 100, जहाँ P1 आधार वर्ष की जनसंख्या, P2 वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। स्रोत भारत की जनगणना 2011 अंतरिम से लिया गया है। भारत की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में बिहार में सबसे अधिक परसेंट जो 20 से 25, अन्य उससे कम हल्के वाले में 15 से 20, 10 से 15, 10 से 20%। प्रअवस्था क
1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि को रुद्र अथवा स्थिर प्रअवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न होती है। यहाँ तक कि 1951 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। प्रशिष्ट क एक गौ निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सक सेवाएं अधिकतर लोगों को निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं को अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। प्रअवस्था ख 1921 से 51 के दशकों की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रहे, जिससे पिछली प्रअवस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्च हुई। 1920 के दशक में महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। प्रअवस्था ग 1951 से 81 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या में उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही अवधि थी जिसमें एक केंद्रीयकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों की आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। प्रअवस्था ख 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। तालिका 1.1 ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई। देश की जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विस्तृत भिन्नताएं पाई जाती है। परिशिष्ट एक ख, जिसकी विवेचना नीचे की गई है। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल 9.4 में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। देश के उत्तर, पश्चिम, उत्तरीय और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1951 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी
1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर परसेंट में कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5 तक, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% गिरावट थी, तमिलनाडु में 3.9% तथा पुडुचेरी में 7.1% पिछले दशक की तुलना में। 2001 से 2011 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। क्रियाकलाप परिशिष्ट को तथा को एक में दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1991 से 2001 तक 2001 से 2011 में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 10 की वृद्धि दर की तुलना कीजिए। एक और उत्तर पूर्वीय राज्यों और दूसरी ओर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर में अति उच्च वृद्धि दर क्यों पाई जाती है? क्रियाकलाप अपने अपने राज्यों को चुने हुए जिलों के कुछ पुरुष और स्त्री जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ों को लीजिए और उन्हें संयुक्त दंड आरेख की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का अंश 20.9% है। 2011 जिसमें 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियां सम्मिलित हैं। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है। यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किया जाए तो वे काफी सुभेद यानी वुल्नेरेबल भी होते हैं। जहां तक कि इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु निरक्षरता, विशेष स्त्री निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, स्कूल ड्रॉप आउट, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, किशोरी माताओं में उच्च मातृत्व मृत्यु दर, HIV एड्स के संक्रमण की दरें, उच्च शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता, औषध दुरुपयोग और पदिरा से और किशोर औपचारिक और अपराध करना इत्यादि इत्यादि। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई है ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयुक्त उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिससे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास को देख रेख हेतु अविकल्पित किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014-15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रहे कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना है। ऊपर की गई विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि देश के दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। फिर भी जनसंख्या के वृद्धि प्रतिरूपों की बेहतर अंतर्दृष्टि पर्याप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जाति लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म, विवाह, स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यवसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। ग्रामीण नगरीय संगठन अपने अपने निवास के स्थानों
के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांव में रहता है, तब यह और भी सार्थक हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार क्रियाकलाप परिशिष्ट परिशिष्ट ख तथा ख एक में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए भारत के राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशतों की तुलना कीजिए और उन्हें मानचित्र कलात्मक विधि द्वारा भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव थे, जिनमें से 5,97,608 यानी 93.2% गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्य में कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गांव में बसता है। दूसरी ओर दादर और नागर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। गांवों का आकार भी काफी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रन में यह 200 व्यक्तियों से कम और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाई जाती है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तरों पर निम्न नगरीयकरण का सापेक्षिक परिमाण और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या का विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% काफी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्धि, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। परिशिष्ट एक ख क्रियाकलाप परिशिष्ट ख और ख एक के आंकड़ों को देखिए। नगरीय जनसंख्या के अत्यंत उच्च और अत्यंत निम्न अनुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को की पहचान कीजिए। फिर भी ऐसा देखा गया कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफी बढ़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरीय भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्ग से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगति रुद्र मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वीय भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। भाषाई संगठन भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियसन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं सूचित हैं और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुतम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वालों के हैं। 2011 यह देखा गया कि भारत देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण अवमत संच हो जाता है। क्रियाकलाप देखिए, 10 रुपए की नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई हैं। भाषा ये वर्गीकरण प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके उप परिवार, शाखाएं अथवा वर्ग हैं। इसे तालिका 1.2 से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।
तालिका 1.2 आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण, परिवार, उप परिवार और शाखा, वर्ग, वाक क्षेत्र, ऑस्ट्रिय यानी निषाद 1.38%, ऑस्ट्रो एशियाई, मान, खेमर, मुंडा, मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑस्ट्रोनेशियंस भारत के बाहर द्रविड़ 20%, दक्षिणी द्रविड़, मध्य द्रविड़, उत्तर द्रविड़, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। चीनी तिब्बती किरात 0.85%, तिब्बती म्यांमारी, तिब्बतीय, हिमालयी, उत्तरी असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सियामी चीनी, असम, म्यांमारी, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। भारतीय आर्य 73%, इंडो आर्य, ईरानी, फारसी भारत से बाहर। दार्दी, जम्मू और कश्मीर, भारतीय आर्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। स्रोत एजाजुद्दीन अहमद 1999, सामाजिक भूगोल, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली। क्रियाकलाप तालिका 1.2 को देखिए और प्रत्येक भाषाई वर्ग का अंश देखते हुए भारत में भाषाई संगठन का एक वृत्ता रेखा तैयार कीजिए अथवा देश के विभिन्न भाषाई वर्गों के वितरण को दर्शाने वाले भारत का एक गुणात्मक प्रतीक मानचित्र बनाइए। भारत में धार्मिक समुदाय 2011, धार्मिक समुदाय 2011, जनसंख्या मिलियन में, कुल प्रतिशत में हिंदू 966.3 यानी 79.8, मुस्लिम 172.2 यानी 14.2, ईसाई 27.8, 2.3, सिख 20.8, 1.7, बौद्ध 8.4, 0.7%, जैन 4.5, 0.4, अन्य धर्म 7.9, 0.7, धर्म ज्ञात नहीं 2.9, 0.2। भारतीय स्रोत जनगणना 2011 से लिया गया। धार्मिक संगठन धार्मिक सर्वाधिक भारतीयों की संस्कृति और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और समुदाय जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होती है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तार अध्ययन किया जाए। देश में धार्मिक समुदायों को स्थानीय वितरण परिशिष्टि 1 दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में धर्म की संख्या प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरी राज्यों में प्रतिनिधि नगण्य है। बांग्लादेश भारत सीमा पर व भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदानों के प्रकीर्णन क्षेत्रों को छोड़कर धर्म और भूदृश्य पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति, पवित्र संरचनाओं, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधों और प्राणियों के समुच्चय धार्मिक उद्देश्यों के लिए वृक्षों के निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती है। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप से वितरित हैं। ये अस्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिरों, स्मारक मस्जिदों अथवा महानगरों में शोभामान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक हो सकती है। क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हुए इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों और गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग और संख्या में भिन्नता पाई जाती है। हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं, 70 से 90% तक, और उससे अधिक विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के अनेक जिले, दिल्ली में व उसके आसपास के लक्षद्वीप से सांद्रित हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है, मुख्यतः साधारण पश्चिमी तट के साथ गोवा और केरल और मेघालय, जिसमें मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। अधिकांश सिख देश की अपेक्षा छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित हैं। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश में गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान
के नगरीय क्षेत्रों गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति हैं। भारत के अन्य धर्मों में जरतुस जरतुशत जनजातीय एवं अन्य देशज निष्ठाएं और विश्व सम्मिलित हैं। ये समूह छोटे समूहों में संकेंद्रित है और देश भर में बिखरे हुए हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखिए बॉक्स। मानव जनगणना परिभाषा। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है। ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिकों दोनों मुख्य और सीमांत का अनुपात 2011 में 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है। श्रम का प्रतिभागी दर क्या होती है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गुआम में लगभग 39.6%, दमन और दीव में लगभग 49.9% सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यवसायिक संगठन देखें बॉक्स, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति की खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की बॉक्स में 100%, 80%, 60%, 40%, 20% और श्रमिकों में प्रतिशत है। जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत 60 से ऊपर, पंजाब के लिए 40, चंडीगढ़ के लिए 0 से थोड़ा सा ऊपर, उत्तराखंड के लिए जो 50 और 40 के बीच में, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव, दादर और दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार। कृषक के लिए पहला वाला दिखाया गया है, दूसरा वाला घरेलू औद्योगिक श्रमिक के लिए, ये जो खाली वाले कृषि मजदूर के लिए, अन्य श्रमिकों के लिए सब ऊपर वाला। भारतीय व्यवसायिक संरचना 2011 के चित्र 1.4 में, जेंडर इंडियन बेटर देन नेबर्स, वुमेन ऑन टॉप पे द इंडिया 696 GDI रैंक में, वुमेन एट द मिनिस्ट्रियल लेवल % में 3.4, जबकि बांग्लादेश में 102 8.3, पाकिस्तान में 105 5.6, नेपाल में 106 7.4, श्रीलंका में 68 10.3, चाइना में 64 यानी 6.3। कुछ अन्य मुद्दों की पहचान करें जिनमें भारत पड़ोसी देशों से आगे या फिर पीछे है। न्यू दिल्ली वुमेन स्टीम के लिए दे रखा है, ये पूरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा, समाज में विभाजन, पुरुष, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जैविक विभिन्नताएं, सामाजिक भेदभाव, अलग
अलगाव का बहिष्कार का आधार बन जाती है। आधी से ज्यादा जनसंख्या का बहिष्कार किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिससे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने संज्ञान में लिया। यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास में तो सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। HDR यूएनडीपी 1995 द्वारा सामान्य जन्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसीलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीति, प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभाव और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए तथा भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है। व्यवसायिक क्रियाओं में लगे होने से द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत है। जहां तक देश की पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुषों श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या में तीनों सेक्टरों में अधिक है। तालिका 1.4 और चित्र 1.4। व्यवसायिक श्रम वर्ग 2011 के जनगणना ने भारत में श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख श्रम वर्गों में बांटा: कृषक मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। महिला श्रमिकों की संख्या प्रति सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की सहभागिता में सुधार हुआ है। क्रियाकलाप एक भारत का व दूसरा अपने राज्यों के लिए कृषि, घरेलू उद्योगों तथा अन्य सेक्टरों में पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात को दर्शाने वाला मिश्र दंड आरेख तैयार कीजिए और तुलना कीजिए। कुल भारत में श्रमिक सेक्टरों वार संगठन 2011 सवर्ग जनसंख्या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यक्ति कुल श्रमिकों का परसेंट पुरुष और स्त्री 26,30,22,473 यानी 54.6%, 16,54,47,075 पुरुष और 9,75,75,398 महिला। द्वितीयक वाले में 1,83,36,307 व्यक्ति थे, जिसमें 3.8 श्रमिक, 97,75,635 पुरुष, 85,60,672 महिला। 20,03,84,531 में 41.6% श्रमिकों में, 15,66,43,220 से 4,37,41,311 महिलाओं की संख्या थी। यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। 2001 में 58.2% से 2011 में 54.6%। परिणाम स्वरूप द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। यह श्रमिकों की खेती आधारित रोजगार पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगार पर निर्भरता को इंगित करता है। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण, देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता की दर, स्थानीय भिन्नता परिशिष्ट एक उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे
राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात तथा अन्य सेवाओं में लग हुआ यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि बृहद स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकीकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है।